तो न्यूज रूम से खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से करेंगे। बिहार आपको लेते चलेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। बिहार के पटना में एक खातून सिपाही की मौत के बाद हंगामा हुआ पुलिस लाइन में। हैरत की बात यह है कि पुलिस लाइन में ही यह हंगामा किया गया और पुलिस एहलकारों की जानिब से यह हंगामा किया गया। गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई और न्यूज 18 की टीम इस वाकये को कवर करने के लिए पहुंची थी। तो न्यूज 18 के कैमरामैन पर भी हमला किया गया। अफसरों पर इल्जाम है कि खातून सिपाही बीमार थी, उसने अफसरों से छुट्टी की दरख्वास्त की थी लेकिन छुट्टी की इजाजत नहीं दी गई। इस बीच खातून सिपाही की मौत हो गई, जिस पर बरहम साथी पुलिस एहलकारों ने डीएसपी समेत 3 आला अफसरों को पीटा। हंगामे को रोकने के लिए इंतजामिया की तरफ से भी कोशिशें लगातार की जा रही है और साथ ही साथ हंगामे को कवर करने गई न्यूज 18 की टीम पर भी हमला किया गया। न्यूज 18 के कैमरामैन भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। पुलिस लाइन में हालात बेकाबू हैं और इस वक्त आला अहदेदारों की टीम जो है इंतजामिया की वो पहुंची हुई है इलाके में और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी को लेकर चौकसी बरती जा रही है। इंतजामात वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता देखे जा रहे हैं और इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस एहलकारों की जानिब से ये हंगामा करने की कोशिश की गई, गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि पटना के एक निजी अस्पताल में खातून सिपाही की मौत हुई है, जिसके बाद पुलिस लाइन में ये हंगामा देखा गया। कहा जा रहा है कि उस खातून सिपाही ने पहले इजाजत मांगी, छुट्टी नहीं मिली, उसके बाद ये हंगामा हुआ। समय से हम लोग 3 साल की ज्वाइनिंग हो गया है लेकिन अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है। हम लोग को ट्रेनिंग नहीं मिलती है और समय पर छुट्टी नहीं मिलती है। अगर हम छुट्टी लेने जाते हैं तो सीधे मेजर साहब कहते हैं पीछे मुड़ तेज चल, ऐसा मतलब कि हम लोग को बोला जाता है। हम लोग बहुत तंग आ गए हैं, हर जगह शोषण होता है। छुट्टी लेने पे वो छुट्टी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? हम लोग जानवर हैं। अगर उसकी बेटी रहती तो क्या होता? क्या करता उसकी बेटी रहती तो हम लोग को छुट्टी क्यों नहीं दिया जा रहा? हम लोग सीख सकते हैं। तो पुलिस लाइन में इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रविशंकर जुड़ चुके हैं पटना से। रविशंकर बताइएगा इस वक्त पुलिस लाइन में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए सर, काफ़ी देर से यहाँ के जो पुलिस लाइन के जो हालात हैं वो बेकाबू थे, लेकिन एसएसपी यहाँ पे पहुँचे हैं और एसएसपी पहुँचने के बाद पुलिस लाइन में अधिकारियों से बात हो रहे हैं, तब जाकर के हालात जो है वो कुछ काबू में आया है। यहाँ पे बड़े संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पे पहुँची है। तमाम मशक्क़त के बाद एसएसपी जो है वो यहाँ पे अंदर आ पाए हैं। एसएसपी सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ के लाइव अगर तस्वीरें आपको दिखा दें कि पुलिस लाइन के अंदर जो पुलिस वालों के द्वारा खुद से गाड़ियों की जो तोड़ फोड़ की गई है वो आप ज़रा देखें कि कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस ढंग से गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है। वो गाड़ियाँ आपके एसपी की है, डीएसपी की है, तमाम बड़े अधिकारियों की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे पुलिस लाइन के अंदर लगी हुई है। उन सारे गाड़ियों को तोड़ फोड़ की गई है। कोशिश अभी इस बात की जा रही है कि उन सारे जो सिपाही हैं, उन सारे जो पुलिस बल हैं उनसे बात की जाए और बात की जाके पहले स्थिति जो है वो काबू में लाया जाए। उसके बाद जो है वो जांच की जाएगी कि आखिर किन कारणों से जो है ये इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है। बात अगर ये है कि एक जो कांस्टेबल है उसको अगर छुट्टी नहीं दी जाती है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि डेंगू था और छुट्टी नहीं मिलने के कारण उसकी जो मौत हो गई है, इससे नाराज़गी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ इस वजह से इतना बड़ा हंगामा हो ऐसा लगता नहीं है। जाँच बाद में होगी, लेकिन अभी जो है एसएसपी सिर्फ कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जो हालात हैं उसको काबू में लाया जाए। अभी तमाम बड़े जो अधिकारी हैं लेकिन एक सवाल यहाँ पर रविशंकर ये उठता है कि काली जर्ब जरूर इस महकमे पर, पुलिस महकमे पर लगती हुई नजर आ रही है इस इंसिडेंट के बाद। हाँ, निश्चित रूप से सना देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन पुलिस अधिकारियों पे जो जिम्मेदारी है वो लोगों की सुरक्षा की होती है। उनकी जिम्मेदारी है कि आम जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक ठाक रहे। लेकिन अगर यही पुलिस वाले अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने पे आ जाए, आपस में ही अगर इतना बड़ा हंगामा खड़ा करें तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन अब जो है स्थिति थोड़ी काबू में आई है। एसएसपी जो है वो अंदर बैठे हैं, उसके बाद काबू में है और ये माना जाना चाहिए कि थोड़ी देर में जो है वो एसएसपी जब बाहर निकलेंगे और उनके बयान देंगे तो सारी बातों का जो है वो डिटेल्स में पता चल पाएगा कि आखिर बातें कहां तक पहुंची। सना जी
रविशंकर, एक सवाल और करना चाहेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से खातून सिपाही की मौत हुई है, उस हवाले से क्वेश्चन ये करना चाहेंगे कि ये खातून इस मुलाजिमत से कब से वाबस्ता थी, और साथ ही साथ बताइएगा कि उसका ताल्लुक कहाँ से है, और सिचुएशन तो कंट्रोल में है, लेकिन इस हवाले से बताइए क्या कुछ अपडेट। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे आपको जो थोड़ी तस्वीरें जो है वो आपको दिखा सकूं। और यहाँ पे देखिए, बात यह है कि यहाँ पे अभी अंदर में वो जो महिला कांस्टेबल है उनकी जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे रखी गई है। कहा जा रहा है कि पिछले 3 दिन पहले जो है उनको बुखार आया था। बुखार आने के बाद वो एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन देने के बाद उन्हें छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी नहीं मिलने के बाद जो है वो दवा दुकानों से दवा लेकर के खा रही थी और जो है अपनी ड्यूटी कर रही थी। कल शाम उनके भाई उनके साथ में बैठे हुए हैं, उनसे भाई से बात हुई। उनके भाई का कहना है कि कल शाम को मुझे फ़ोन आया पुलिस लाइन से कि इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, यहाँ पे पहुँचे। उनके भाई जब पटना पहुँचे हैं तो वहाँ पे घोषणा किया गया है कि इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा बात है कि जाँच का विषय है कि आखिर किन परिस्थितियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर जो सर्जेंट होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये जो कांस्टेबल है जो ट्रेनिंग में है उनको अच्छे से रखें, उनका ख्याल रखें। लेकिन अब अगर किसी की तबीयत खराब होती है, उसे छुट्टी नहीं दिया जाता है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये तमाम चीज़ें जांच में निकल करके आएंगी और बड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है कोशिश सिर्फ इस बात की यहाँ पे चल रही है कि हालात जो है वो काबू में आ जाए। जी, जाहिर सी बात है। तो पुलिस इंतजामिया की जानिब से कोशिश ये है कि हालात को पूरी तरीके से काबू में किया जाए और उसके बाद इस पूरे मामले की तहकीकात का आगाज भी किया जाएगा, तफ्तीश किया जाएगा। बेहद शुक्रिया रविशंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र से खबर है जहां पर 5 अफराद की मौत हो गई है। ये मौत कैसे हुई और किस तरह से हुई आपको बताएंगे कि कुएं की सफाई ये 5 अफराद कर रहे थे और उसके बाद इनकी मौत हुई है। कहा जा रहा है कि इन्हें इस काम के लिए बुलाया गया था और कुएं में सफाई के लिए उतरे थे और 5 अफराद की मौत हुई है, जिसमें से पहले 3 अफराद हलाक हुए। इस दौरान उन्हें बचाने के लिए कुएं में 2 मजीद फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन उन्हें बचाने के लिए उतरे कुएं में और वो भी हलाक हो गए, जाँ बहक हो गए। कहा जा रहा है कि कुएं की बदबू से ये अफराद बेहोश हुए और उसके बाद पानी में डूब गए। पुलिस का कहना है कि कुएं में पास के नाले से आलूदा पानी आ रहा था, जिससे कुएं का पानी जहरीला होता जा रहा था, जिसके सबब ये हलाकतें हुई हैं। क्लीनिंग करने के लिए कुएं में नीचे उतरा तो उसका सफोकेशन से डेथ हो गया। उसको तैरना आता था या नहीं आता था वो मालूम नहीं, लेकिन उसको रेस्क्यू करने के लिए जो 2 ट्रस्टी है गोसावी नाम के, वो ट्रस्टी भी रेस्क्यू करने के लिए गए तो उसका भी उसमें कुएं में उसका डेथ हो गया। जब ये इंफॉर्मेशन हमने फायर ब्रिगेड के लिए दी, फायर ब्रिगेड को दिया, तो फायर ब्रिगेड के जो टीम रेस्क्यू करने के लिए आई थी और रेस्क्यू करते समय वो रेस्क्यू करने के लिए नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद ये लोगों को भी सफोकेशन होने लगा और ये सब ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड के 2 जवान उसका भी उसमें डेथ हुआ है। लोगों का कहना है कि ये कुआं काफ़ी दिन से बंद था। अभी हम कुएं का पानी का भी केमिकल सैंपल ले रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि जो गटार नज़दीक से पास होती है उसमें भी कुछ सल्फर का कुछ ये। मालेगांव बम धमाका मामले में आज को बता दें कि आज अदालत में सुनवाई होने वाली है और ये समाअत अदालत में होगी। और आपको बता दें कि इससे कबल ही कई मुलजमीन के खिलाफ कोर्ट ने NIA कोर्ट ने इल्जामात वज़े कर दिए हैं और उसके बाद आज ये समाअत काफ़ी अहम मानी जा रही है। कर्नल पुरोहित और साथ ही साथ अहम मुलजिम जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनाई गई थी, इन तमाम पर इल्जामात वज़ा किए जा चुके हैं। 2008 में मालेगांव बम धमाका हुआ था और मालेगांव बम धमाका मामले में अभी कुछ दिनों पहले ही NIA कोर्ट ने NIA अदालत ने इल्जामात वज़ा किए थे और अब सरकारी वकील के जरिए इल्जामात तय किए जाने के बाद सबूत और शवाहिद पेश करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो NIA अदालत आज इस अहम मामले पर समाअत करने वाली है और इस मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन जुड़ चुके हैं। मुहिउद्दीन, आज की ये अहम समाअत मानी जा रही है, क्या लगता है क्या कुछ इल्जामात तय हो जाने के बाद आज NIA कोर्ट आज अपनी समाअत में कहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज से मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट मामले की समाअत की शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन इस समाअत की शुरुआत बाकायदा भी शुरू इसलिए भी नहीं हुई है
क्योंकि समाज से पहले जो है बहुत सी कागजी कार्रवाई यहाँ पर करनी होती है। तो कोर्ट में जो है वो मुलजिमीन के खिलाफ वो वज़ा किए गए इल्ज़ामात के मुतालिक कागजी कार्रवाई, सरकारी काम काज जो है वो आज वो हुए हैं और माना जा रहा है कि मतलब ये कागजी कार्रवाई होने के बाद बाकायदा इनको नोटिस दिया जाएगा और मुजरिमीन के ख़िलाफ़ जो है वो सबूत और शवाहिद पेश किए जाएंगे। आज जैसा कि मुलजिमीन जो है वो कोर्ट में आने वाले थे और कोर्ट में पेश होने वाले थे, लेकिन आज पहला दिन है, इसी वजह से जो है वो कुछ कागजाई कार्रवाई की बुनियाद पर ये मामला आगे बढ़ नहीं पाया है। माना जा रहा है कि मतलब बरोज़ पीर से ये मामला आगे बढ़ेगा। बहुत ही अहम समाअत होनी है क्योंकि मालेगांव बम ब्लास्ट मामला 2008 में 6 अफराद की जान गई थी और 30 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे। यह बम धमाका मालेगांव के भिक्को चौक इलाके में एक स्कूटर में हुआ था और इस पर इल्ज़ाम यह है कि ये स्कूटर के रजिस्ट्रेशन जो है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित के अलावा 5 मुलजिमीन जो है वो इसमें मुलजिम बताए जा रहे हैं और उनके खिलाफ जो है वो 30 अक्टूबर को ही अदालत ने तमाम के तमाम इल्ज़ामात वज़ा कर दिए थे। अब जरे होने बाकी है। जरे होने के साथ साथ इन तमाम के तमाम मुलजिमीन के ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश करेगा और उसके बाद ये मौका दिया जाएगा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके वकला को कि वो जो है वो इसका दफ़ा किस तरह करते हैं। तो आज का दिन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि बहुत ही तारीखी मामला जो है वो बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ, उसकी समाअत आज शुरू होनी है। मैं आपको बता दूं कि ये मामला पेचीदगियों से गुजरता हुआ आगे बढ़ा है। इससे पहले ATS ने और उसके बाद जो है वो दीगर तफ्तीशी एजेंसियों ने इसमें अहम रोल अदा किया। अब कुछ दिन पहले ही प्रसाद पुरोहित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये गुहार लगाई थी कि वो उसके खिलाफ जो है वो ये मामला डिसमिस किया जाए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी समाअत को सुनने से इनकार कर दिया और इस मामले को डिसमिस कर दिया। कुल मिला के देखा जाए तो मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उसके जितने भी साथी बताए जा रहे हैं, 7 साथी, उनके खिलाफ इल्ज़ामात तय हो चुके हैं। उनके खिलाफ जो है वो जरे होने बाकी है, शवाहिद पेश करना बाकी है और ये मामला उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते जो है वो शुरू होने के बहुत मुमकिन चांसेस हैं। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोयुद्दीन और अपडेट फराहम करने के लिए। तो तफसील के साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए थे जो NIA कोर्ट के बाहर मौजूद थे और वहां से तफसील बता रहे थे कि आज जिस तरीके से समाअत शुरू हो चुकी है, लेकिन मुमकिन तौर पर अभी समाअत नहीं शुरू हुई है। तमाम कागजी कार्रवाइयों को देखा जा रहा है अदालत में। फिलहाल आगे बढ़ लेते हो। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बोफोर्स मामले को लेकर ये बड़ी खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल बाद समाअत से इनकार किया है। CBI सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CBI के दलाइल से मुतमईन नहीं है। अरसे पुराना केस होने पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार किया है। बोफोर्स केस में हिंदुजा बिरादरान के खिलाफ समाअत से सुप्रीम कोर्ट का ये इनकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल के बाद सुनवाई करने से इनकार किया है। CBI सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी और CBI सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के बाद इस हवाले से समाअत करने के लिए CBI की जानिब से कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल के बाद इस मामले को लेकर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CBI के दलाल से मुतमईन नहीं नजर आए, जिसके बाद अरसे के बाद ये काफी अरसे पुराना केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। रियासत जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हालात इस वक्त कशीदा है। हालात इसलिए कशीदा है कि कल आपको बता दें कि बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और इसमें रियासती जनरल सेक्रेटरी अनिल परिहार और साथ ही साथ उनके भाई की मौके वारदात पर ही मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ इंतजामिया के आला ओहदेदार भी मौके पर मौजूद हैं। और आसपास के जो इलाके हैं, अगर बात भदरवा की जाए, डोडा की जाए, तो वहाँ पर भी सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं और साथ ही साथ इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। और जम्मू रीजन की अगर हम बात करें तो जम्मू में इंटरनेट की रफ्तार धीमी कर दी गई है। जगह है जहां बीती रात नामालूम बंदूक बरदारों ने अनिल परिहार जो स्टेट बीजेपी सेक्रेटरी थे और उनके भाई अजीत परिहार जो SFC किश्तवाड़ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बताया जा रहा है कि दोनों भाई अपनी शॉप बंद करके जो है इसी गली से जो अपने घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक से उन पे नामालूम बंदूक बरदारों ने जो है वो फायर खोला और दोनों भाइयों की जो मौत वो ऑन स्पॉट हुई। ये खबर सुनते ही पूरे किश्तवाड़ में जो हलचल मची और पुलिस की तरफ से पूरे किश्तवाड़ में जो है 144 नाफिज कर दिया गया और पुलिस ने इस सिलसिले में जो है केस दर्ज किया है और इस इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जो है अजीत परिहार और अनिल परिहार के घर वालों को जो है कब तक इंसाफ देने में कामयाब होगी।
आतिफ लोन, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इस वक्त इंतखाबी तशहीर की गहमा गहमी है और इस बीच मध्य प्रदेश आपको सीधे लिए चलेंगे और मध्य प्रदेश के अवाम क्या कुछ कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो वोटिंग का बाइकॉट इस बार करेंगे। आखिर क्यों, जानिए इस रिपोर्ट में। ये है जिला दमोह का जबीरा गांव। यहाँ के लोग पानी की शदीद किल्लत से गुज़श्ता 40 बरसों से परेशान हैं। पानी की किल्लत का मसला हल न किए जाने से आजिज आकर गांव वालों ने इस बार वोटिंग के बॉयकॉट का फैसला किया है। लोगों ने पानी नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। वोट नहीं डालेंगे जब तक हमारे गांव में तालाब का निर्माण नहीं होगा तब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे। जब तक पानी नहीं जब तक तालाब नहीं तो वोट नहीं। और ये निर्णय हमने लिया है। 40 साल से हम और व्यवस्था बिल्कुल पानी से परेशान है। आपने किसी अधिकारी से मांग ली? सब अधिकारियों से जानकारी कर दी, कोई नहीं सुनता। हम लोग भोपाल भी हुआ है, सांसद के पास भी हुआ है, कोई सुनाई नहीं हो रही। अब हम लोगों को निर्णय जो है कि जो लोग हमारे तालाब को काम नहीं लग रहा, जो कोई वोट नहीं देगी। गांव के मर्द खवातीन ने वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की रैली के दौरान अपने हाथों में बैनर लेकर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि 40 सालों से वो पानी के लिए परेशान हैं, जिसकी वजह से लोग गांव में नहीं रह पाते। हम लोग पानी की कमी के कारण पूरे वर्ष गांव में नहीं रह पाते। मजबूरन गर्मियों के दिनों में 4 से 5 महीना दूसरे गांव में पलायन मजबूरी हो जाता है। हम लोगों का ये जल की समस्या का प्रयास सन 1985 से आज तक चल रहा है, लेकिन न यहाँ की शासन सुनती है न प्रशासन सुनती है। हम तो जब से उमर समारे हमरो माए को आ जाओ, जब से हमने उमर समारी जब से पानी की व्यवस्था नहीं हुई। जब मकामी आवाम ने वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की रैली के दौरान पानी के ताल्लुक से अपना एहतजाज दर्ज कराया तो वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इसका जवाब किस तरह दिया, आप खुद सुनिए। कांग्रेस में तो पानी नहीं था तो जनता को पानी कहाँ से देती मेरे बहनों और भाइयों। ऐसा मेरा मध्य प्रदेश कर दिया था कि जिसको लोग कहते थे बीमारू मध्य प्रदेश। लोगों का मजीद कहना है कि अगर हुकूमत ने इस साल पानी के मसले को हल नहीं किया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा और आइंदा होने वाले लोकसभा इंतखाबात का भी बॉयकॉट किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान की क़यादत में गुज़श्ता 15 बरसों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है और हुकूमत तरक्की का दावा करती है, लेकिन एक गांव के लोग पानी के मसले से परेशान हैं और हुकूमत को इसकी जरा भी परवाह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर इलेक्शन कोई भी हो, वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए तमाम सियासी पार्टियां कई हरबे आजमाती हैं। अगर बात उत्तराखंड के बल्दियाती इंतखाबात की कर ले तो वहां पर भी वोटर्स को लुभाने के लिए जो सियासी पार्टियां हैं वो 3 तलाक के मसले को भी हवा देती हुई नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क में लोकसभा चुनाव हो या फिर असेंबली, बल्कि यूं कहिए कि कोई भी इलेक्शन हो, बस मुद्दा सुलगता हुआ होना चाहिए। उत्तराखंड के बल्दियाती इंतखाबात में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी 3 तलाक के इशू को जमकर भुनाना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी के तर्जुमान शादाब शम्स ने खुलकर पार्टी की हिकमत अमली को बयां किया है। उन्होंने कहा कि तलाक सलासा बिल मुस्लिम ख्वातीन पर पीएम मोदी का कर्ज है। 3 तलाक के ऊपर जो कर्ज चढ़ा है कि एक बहुत बड़ी जो बिदत समाज के अंदर फैल गई थी, जिसे इस्लाम ने तलाक बिदत करार दिया था, जिस इस्लाम के बारे में कहा गया था कि 3 तलाक याद रहे और 100 कोड़े भूल गए। जो 100 कोड़े इस्लाम के मानने वाले भूल गए थे, उन 100 कोड़ों को याद दिलाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। मुझे लगता है उन 3 तलाक के बदले मेरी बहनें वो कर्ज उतारने का काम भी शायद इस चुनाव में और 2019 में जरूर करेंगी। हालांकि उत्तराखंड के बीजेपी सदर अजय भट्ट का कहना इससे मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि तलाक सलासा बिल मुस्लिम औरतों पर न कर्ज है और न ही फर्ज। देखिए, कर्ज भी नहीं मानता हूँ मैं, फर्ज भी नहीं मानता हूँ। ये उनकी अपनी मनोकामना रही कि वो कैसा चाहती हैं और एक अंदाज लगाया जा सकता है। ये मनुष्य का एक स्वभाव होता है, अगर उनके लिए कोई कुछ करता है उसके लिए भी वो कुछ करते ही हैं। बीजेपी के 3 तलाक को पीएम मोदी का कर्ज बताने पर ख्वातीन के साथ साथ मुस्लिम तबके से सख्त नाराजगी सामने आ रही है। जो ट्रिपल तलाक और हलाला को लेके ये बात करते हैं,
मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो कितना अफेक्टेड हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सारी औरतों के साथ ही प्रॉब्लम है। और ये जो लोकल चुनाव होता है इसमें तो सबसे पहले लोकल चुनाव में तो ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, ट्रिपल तलाक, हलाला। उसमें लोकल चुनाव में तो देखिए ये होता है सफाई होगी, ये जैसे नालियाँ होगी, कचरा हो गया। मैं समझता हूं कि मुद्दे तामीर के होने चाहिए और लोग जो हैं वो इलेक्शन में लोगों को बहकाएं नहीं, मुद्दों को उलझाएं नहीं, बल्कि तामीर के मुद्दे लाएं। जो तामीर करेगा, विकास करेगा, लोग उसके साथ देंगे। और लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आप मेरे कहने में या किसी के कहने में किसी भी तरह से लोग आ जाएंगे। लोग समझते हैं और समझेंगे। और मैं लोगों से यही कहूँगा कि भाई विकास के मुद्दों पर ध्यान रहे, जात पात या भावनाओं पर किसी भी तरह का जो है चर्चा ना हो। दानिशवरान और माहिरीन का भी मानना है कि इंतखाबात में मकामी मसाइल को आवाम जहन में रखकर वोट डालने निकलती है। ऐसे में बीजेपी लीडरान का 3 तलाक बिल को मुस्लिम खातून पर मोदी हुकूमत का कर्ज बताना मुस्लिम तबके को नागवार गुजर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। कुछ शरपसंद अनासर लगातार मस्जिद और मदारिस को लेकर सवाल उठाते हैं और इस हवाले से मुसलमानों पर भी सवाल उठता है कि उन मदारिस में क्या कुछ चल रहा है। इसको लेकर छापेमारी भी की जाती है मदारिस और कई मदारिस में। और इस हवाले से महाराष्ट्र के अमरावती में एक अनोखी तकरीब देखने को मिली और इस अनोखी तकरीब का नाम दिया गया मस्जिद परिचय। तो आप देखें ये रिपोर्ट और मुझे दें इजाज़त। आदाब। मुल्क में शरपसंद अनासिर मुसलमानों की इबादतगाहों को निशाना बना रहे हैं। यही अनासिर बिरादरानी वतन के जहनों में इबादतगाहों के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उन्हीं गलत फहमियों को दूर करने और बिरादरानी वतन को मस्जिद से मुताल्लिक सही मालूमात फराहम करने के मकसद से अमरावती की मस्जिद तौहीद में मस्जिद परिचय प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में बिरादरानी वतन ने कसीर तादाद में शिरकत कर इस्तेफादा किया। वो मार्गदर्शन इस्लाम के बारे में, इस्लाम किस तरह से किस बुनियाद पे खड़ा है, किस बुनियाद पे इस्लाम की नींव टिकी हुई है, वो मार्गदर्शन जो वाजिद साहब ने किया, उस मार्गदर्शन को हम सभी लोगों ने अच्छे से सुना। और उस मार्गदर्शन को सुनने के बाद में इस्लाम के लिए जो दिल में इज्जत थी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे बात सुन रहे सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि उन सभी लोगों ने एक बार दिव्य कुरान जरूर पढ़ना है और इस्लाम को एक बार समझने की कोशिश जरूर करना है। मुझे यहाँ लग के बहुत अच्छा लगा है। और हमारे जो मिर्ज़ा सर है वो हमेशा यहाँ पे बताते थे कि एक बार यहाँ पे आके देखो। तो अभी यहाँ पे आने के बाद हमें तो बहुत प्रसन्नता लगी और बहुत अच्छा लगा और हम बहुत ही यहाँ पे हैप्पी हो गए। मस्जिद परिचय इस प्रोग्राम में बिरादराने वतन को मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में तहरीर शुदा दिव्य कुरान तकसीम किया गया। कुरान और इस्लाम के मुतालिक दी गई मालूमात हासिल कर खुशी का इजहार किया। साथ ही जमात इस्लामी हिंद की इस पहल की खूब सताइश की। 25 राज्यों के अंदर जमात इस्लामी हिंद कर रहा है, यह सुनकर बेहद खुशी हुई। और आज पूरी दुनिया में अमन के लिए इस्लाम का संदेश चारों लोगों तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है, ऐसा मुझे यहाँ लगा है। मस्जिद में तशरीफ लाए बिरादराने वतन को वुजू, नमाज, इसी तरह मस्जिद में किए जाने वाले अमाल से वाकिफ कराया गया। प्रोग्राम में बिरादराने वतन ने मुकर्रीन से दीगर अरकान इस्लाम जैसे रोज़ा, कुर्बानी व हज वगैरह से मुताल्लिक सवालात कर इस्लामी तालीमात से इस्तेफादा किया। इस दौरान बिरादरान वतन ने सवालात के जरिए अपने शुकूक भी दूर किए। और मैं समझता हूँ कि सभी जो जितने मकातिब के और मसालिक के लोग हैं, सबको इस तरह अपनी मसाजिद में इस तरह का मौका अपने बिरादरान वतन और वतनी बहनों सबको देना चाहिए कि जैसे आज यहाँ भाई भी आए हैं, बहनें भी आई हैं, वो सब इस्लाम के बारे में, कुरान हदीस के बारे में जान रही हैं, मस्जिद और नमाज के बारे में जान रही है। तो पूरे मुल्क में ये सारा माहौल पैदा कर, वातावरण पैदा करने की ज़रूरत है। इसके बहुत अच्छे नताइज इंशाअल्लाह आज भी निकलेंगे और आगे मुस्तकबिल भी निकलेंगे। प्रोग्राम में दीगर इस्लामी रस्म व रिवाज से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदुस्तान में तमाम ही मज़ाहिब के मानने वालों को इस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि शरपसंदों की जानिब से मुल्क की मजहबी मकामात को लेकर फैलाई जा रही गलत फहमियाँ पैदा करने वालों की साजिश को नाकाम किया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट।